हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समझ 2011 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड करूंगा और इन क्वेश्चनों को मैं बारी बारी से सॉल्व भी करूंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ प्रस्तुत करने का एक टारगेट है कि आप लोगों को क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बताना है कि किस अकॉर्डिंग कैसे आप लोग 2021 में आप लोग अपने क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों 2011 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं और ये क्वेश्चन आप लोगों को रैपिड टेस्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 11 प्रेजेंट किया गया था। क्वेश्चन था कि किस कलाकार को नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए थे, मंसूर, अका राजा, अबुल हसन और फारूक बेग। दोस्तों ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेकिंग मुझसे हो गई थी। ये जो अका राजा हैं और ये अबुल हसन है, ये पिता हैं और अबुल हसन क्या हैं, पुत्र हैं। दोस्तों यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेकिंग हो गई थी, मैंने वहाँ पे उल्लेख जो कर दिया था वो उल्टा कर दिया था। तो यहाँ पर फिर से समझ लीजिएगा, आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में मुझे प्रोवाइड किया गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ पर भी किसी पॉइंट में दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया कीजिए, क्योंकि ये मानवीय भूल है। एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी उस समय लाइट चली जाने की वजह से। मैंने जब उस वीडियो को रिवीजन किया देखा तो वहाँ पे मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो आइए मैं सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो अबुल हसन हैं ये बहुत ही ख्याति प्राप्त कलाकार थे। किसके शासनकाल के? जहांगीर के दरबार के। दोस्तों मैं अबुल हसन के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। ये जहांगीर के दरबार के सर्वोत्कृष्ट या प्रमुख या मुख्य चित्रकारों की श्रेणी इनको दी जाती है। किसको? अबुल हसन को। कृपया ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अबुल हसन ने जहांगीर के दरबार में बहुत ही फेमस उत्कृष्ट चित्रकारी किए थे और वो था जहांगीर नामा के जो मुख्य पृष्ठ पर जो शीर्षक जो था चित्र का वो था कि जहांगीर का सिंहासनारोहण। ये अबुल हसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जब अबुल हसन ने इस शीर्षक को जहांगीर को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं तो जहांगीर ने इस को देखकर काफ़ी उत्कृष्ट होते हैं और अबुल हसन की इस पेंटिंग में कलम की बारीकी को देखकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि से संबोधित करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो नादिर उज जमा की जो उपाधि दी गई थी वो अबुल हसन को दी गई थी। वहीं पर मंसूर जो कि पक्षी चित्रकार थे जहांगीर के दरबार के और इनको जो उपाधि दी गई थी वो नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। समझने की कोशिश करिएगा। तो नादिर उज जमा की उपाधि अबुल हसन को और नादिर उल अस्र की उपाधि मंसूर को। काफ़ी लड़कों ने अच्छा प्रयास किया है और इस क्वेश्चन का उन लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी दिए थे और आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया होगा और मानवीय भूल थी थोड़ी सी, वहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं, अब 2011 के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं 2011 के टीजीटी आर्ट के क्वेश्चन पेपर को, जो कि एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो इस एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ दिए गए थे। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ये होशंगाबाद है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये प्रागैतिहासिक गुफाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ होशंगाबाद के अतिरिक्त भीमबेटका, इसको भी ध्यान रखिएगा, और पंचमढ़ी, ये जो गुफाएं हैं ये प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन होशंगाबाद पुटअप किया गया है। तो होशंगाबाद जो है ये मध्य प्रदेश का जो बहुत ही फेमस नदी है नर्मदा, और इस नर्मदा का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो अमरकंटक से माना जाता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो होशंगाबाद जिस नदी के तट पर स्थित है वो नर्मदा नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। होशंगाबाद से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है
जिराफ ग्रुप समूह का। दोस्तों ये बहुत बार इम्पॉर्टेंट चित्र है और अक्सर ये विख्यात चित्र माना गया है और इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जिराफ ग्रुप समूह किस प्रागैतिहासिक गुफा से प्राप्त होता है। तो आप लोग आंसर लगाइएगा कि ये जो प्राप्त होता है ये होशंगाबाद से प्राप्त होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा। दोस्तों इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पूरी सेंटेंस नहीं है, अनुकरण ही कला का मूल है, ये पूरी सेंटेंस नहीं है, बल्कि इसका पूरा जो सेंटेंस है कि कला प्रकृति का अनुकरण है और अनुकरण ही कला का मूल है। और इसको कहने वाले जर्मन दार्शनिक अरस्तु ने इस पॉइंट को कहा था और इन्होंने ही कला की जो परिभाषाएं दी वो बहुत ऑथेंटिक दिए थे। तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा और उस सेंटेंस का ये लास्ट छोर का सेंटेंस आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया गया है। अक्सर पूछ लेता है कि कला प्रकृति का अनुकरण है, ये किसने कहा, और अब इस बार पूछ लिया कि अनुकरण ही कला का मूल है, उसी का सेंटेंस है। तो इसको दार्शनिक अरस्तु ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है, और इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि बादामी की खोज का जो श्रेय दिया गया है वो स्टेला क्रैमरिस को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेला क्रैमरिस। और इन्होंने ही बादामी की गुफा से जो चित्र प्राप्त किए थे वो जो चित्र थे शिव विवाह से रिलेटेड थे और शिव विवाह से जो भी चित्र प्राप्त हुए वो बादामी गुफा से प्राप्त हुए और इसकी खोज किए थे स्टेला क्रैमरिस से। दोस्तों यहाँ पर बादामी आया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहते हैं। बादामी का जो प्राचीन में जो नाम था वो भी ध्यान दीजिएगा, इसका नाम था वातापी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये बादामी है दोस्तों, ये एक तरह से आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ये एक तरह से चालुक्य कला के अंतर्गत देखते हैं, क्योंकि जब वाकाटक वंश था और उसको जब पराजित करते हैं चालुक्यों ने, तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो वातापी थी। इस दृष्टि से इसी वातापी का अब जो नाम है वो बादामी था और इस पे चालुक्य कला का प्रभाव हम देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टेला क्रैमरिस ने खोज किया वो भी आप लोगों को पहले बताया गया। और यहाँ पर जो किससे रिलेटेड चित्र बने, तो वो शिव विवाह से रिलेटेड चित्र बने थे। और ये कहाँ पर स्थित है इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो जो बादामी है ये बीजापुर में, और बीजापुर ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है दक्षिण भारत में, वहीं पर ये जो है ये बीजापुर की पहाड़ी है, बीजापुर की पहाड़ी है और इसी पहाड़ी में ये बादामी की गुफाओं को उत्कीर्ण किया गया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सिगिरिया, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम तो सिगिरिया जो है ये श्रीलंका में स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। और यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ ये भी जो है ये बौद्ध गुफा है और इसमें जो चित्र आपको मिलेंगे वो अजंता से रिलेटेड ही चित्र मिले हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। सिगिरिया को तमिल भाषा में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। तो इसको तमिल भाषा में हम लोग सिंघल कहते हैं और वहीं पर संस्कृत में इसको सिंहगिरी कहते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि अजंता से जब भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्वप्रथम अजंता की जो गुफाएं हैं सभी को मालूम है कि वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और यहाँ पर कुल गुफाओं की जो संख्या है वो 30 हैं। और इन 30 गुफाओं में
जो चित्र आपको मिलते हैं वो टोटल 6 गुफाओं में ही चित्र देखने को मिलते हैं। और वो 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है और दूसरी है, उसके बाद 9वीं और 10वीं है, उसके बाद 16वीं और 17वीं। ये जो गुफाएं हैं इनमें ही चित्र मिलते हैं और उनमें भी 16वीं और 17वीं गुफा को हिट करते हुए क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्योंकि 16वीं और 17वीं गुफा में सर्वाधिक सुरक्षित और उत्कृष्ट चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हिट पॉइंट जो है 16वीं और 17वीं है। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग विकल्प पे ध्यान देते हैं तो जैसे लगता है कि यहाँ पर 1, 2, 9, 10, 16, 17 यहाँ पर दिया है तो यहीं पर चित्र प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुख राजकुमारी चित्रित है, जिसको हम लोग डाइंग प्रिंसेस के भी नाम से जानते हैं। और इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये गुफा संख्या 16 में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है। दोस्तों ये चित्र लक्षण जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है और आप सब लोग जानते हैं कि जो कला की जो तमाम परिभाषाएं या जो कला की हमें जो जानकारियां हमें मिलती हैं वो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों से ही प्राप्त होती हैं। जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, वेद हुए, कामसूत्र हुए, उसी में से एक है चित्र लक्षणम। और इसकी रचना के बारे में आप लोगों से पूछ रहा कि किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी रचना नग्नजीत के द्वारा की गई थी। इनको हम लोग भयजीत आदि नामों से भी जानते हैं, क्योंकि ये नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त किए थे, इसीलिए इनको नग्नजीत के नाम से जाना जाता है। तो चित्र लक्षण की जो रचना किए थे वो नग्नजीत या भयजीत किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वात्स्यायन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कामसूत्र है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओस्टवाल्ड, समझिए ये जर्मन वैज्ञानिक हैं और इन्होंने आदर्श वृत्त की जो परिभाषाएं दी थी वो 4 रंगों को इन्होंने प्राथमिक रंग माना था। और वो इनके अकॉर्डिंग प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो वो लाल, पीला, नीला और हरा, इन 4 प्राथमिक रंगों के अकॉर्डिंग इन्होंने आदर्श वृत्त में जो रंगतें बनाई थी वो टोटल 24 बनाई थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ण में कंपन गति सबसे अधिक होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कंपन गति, जिस भी रंग का कंपन गति कम होगा उसकी जो तीव्रता जो होती है अधिक होती है, और जिस रंग का कंपन गति सबसे अधिक होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, सबसे कम होगी। तो वहीं पर क्वेश्चन पुटअप किया रहा है कि किस वर्ण में कंपन गति सबसे अधिक होती है। यहाँ पर अधिक पूछा जा रहा है, तो अधिक जो कंपन गति होती है वो बैगनी में होती है, और कंपन गति कम किस में होती है, कम जो होती है वो लाल रंग में होती है। इसीलिए लाल रंग की जो तीव्रता होती है ये अधिक होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी तीव्रता अधिक होती है, इसीलिए तीव्रता अधिक होने के कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग अधिक बिखराव नहीं लेगा, इसीलिए इसकी जो तीव्रता होती है वो अधिक होती है कि हमें दूर से ही रेड सिग्नल प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। जबकि यहाँ पे इसकी जो कंपन गति है इसकी लाल रंग की कम होती है। इन सारे पॉइंटों को नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोत से आप क्या अनुभव करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पोत है इसको हम लोग धरातल या इसी को हम लोग टेक्सचर के भी नाम से जानते हैं। तो दो धरातल होता है, ये स्पर्श ज्ञान होता है। धरातल का जो स्पर्श ज्ञान होता है इसी को हम लोग पोत कहते हैं, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी वस्तु की जो धरातली संरचना होती है उसी को हम लोग पोत कहते हैं। और इसका अनुभव हम कैसे करते हैं, उसके स्पर्श ज्ञान से, अनुभव से।
तो उसके गुण की क्वालिटी जो होती है, किसी भी टेक्सचर को जैसे ही हम लोग छूते हैं तो हमें पता चल पाता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा है, खराब है। आप मार्केट में कैनवास लेने जाते हैं तो ऐसे ही हाथों से छू कर पता कर लेते हैं कि इसका मैश कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी जो जाली है वो कितनी मैश की तैयार है, उसी अनुसार आप कैनवास को खरीदते हैं। तो वही होता है जो हमारा धरातल होता है। जो भी कलाकार का जो धरातल होता है द्विआयामी होता है और वो अपना चित्र जो करता है वो बहुत ही सोच समझ के करता है। तो किसी भी कलाकार को आप समझेंगे वो उसका जो पोत होता है वो स्पर्श ज्ञान को हम लोग टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या तान कहा जाता है, और ये इसकी कलर पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिला देते हैं तो इसका टिंट, और गहरे मतलब काले रंग को मिला देते हैं इसकी सघनता बढ़ जाती है। तो ये सब पॉइंटों को आप नोट करिएगा। तो रंगत के हल्के व गहरेपन को हम लोग तान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धरातल क्या होता है। जी दोस्तों, ये जो धरातल, और आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो होता है, ये धरातल जो होता है वो कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम कलाकार जो होता है अपना कार्य जो स्टार्ट करता है वो इसी धरातल पर ही स्टार्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कलाकार का जो कार्य क्षेत्र होता है वो अंतराल पर ही निर्मित करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि परिपेक्ष कितने प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर परिपेक्ष, इसको इंग्लिश में हम लोग पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग लघुता भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्षय वृद्धि भी कहते हैं। और इसी को हम लोग दृष्टि, इसी को हम लोग दृष्टिजन लघुता भी नामों से जानते हैं। तो तमाम इसके नाम हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो परिपेक्ष कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, ये जो परिपेक्ष होता है ये 2 प्रकार का होता है। और वो 2 कौन कौन से होते हैं। एक होता है रेखी और दूसरा होता है वायवी। इस पॉइंट को नोट करिएगा। जो हमारा परिपेक्ष होता है वो 2 होता है। इस अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। परिपेक्ष कितने प्रकार का हो, 2 होता है। इसी को पर्सपेक्टिव कहते हैं। दोस्तों, किसी भी कलाकार को इसका अनुभव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टेक्निक का कलाकार को जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कलाकार को पर्सपेक्टिव का ज्ञान नहीं होगा तो वो अच्छा सा उसका क्रिएटिव कार्य नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर समझाने की कोशिश करें आप लोगों को तो छोटे शब्दों में समझ लीजिएगा कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। जैसे आपकी आंखें हैं, अगर आपकी आंखों से कोई वस्तु दूर है तो वो वस्तु आपसे छोटी दिखाई देती है। अगर वो वस्तु आपकी आंखों के पास में है तो वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है। इसीलिए इस सिद्धांत का नियम का पालन सभी कलाकारों को करना चाहिए। क्योंकि धरातल पर जब हम कार्य करते हैं तो इस नियम का पालन इसलिए करते हैं कि दूर की वस्तु को दिखाने के लिए छोटा बनाते हैं और पास की वस्तुओं को बनाने के लिए बड़ा दिखाते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका बहुत ही अच्छा एक उदाहरण आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो राफेल का बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है स्कूल ऑफ एथेंस, जिस पेंटिंग में पर्सपेक्टिव का बहुत ही उल्लेखनीय प्रयोग देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा। इसके पहले के मैंने क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन मैंने करवाया था, और वहाँ पर इसीलिए स्कूल ऑफ एथेंस बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और इसीलिए पुटअप किया जाता है कि उस स्कूल ऑफ एथेंस में इस पर्सपेक्टिव का बहुत ही अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। इन सब पॉइंटों को नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो
ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए। तो कलाकार जो सामंजस्य उत्पन्न करता है, यहाँ पे दिया है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा सामंजस्य कैसे उत्पन्न होता है? जैसे आपके तालमेल किसी आपके दोस्त से अगर अच्छे संबंध होंगे तभी आपके तालमेल बैठेंगे। अगर आपके दोस्त से आपके अकॉर्डिंग, आपके विचारों के अनुसार उसके तालमेल नहीं होंगे तो आपके सामंजस्य अच्छे नहीं होंगे। तो आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार अगर दूसरे दोस्तों के साथ अगर अच्छा बनता है तो तालमेल बनता है। इसी प्रकार होता है, कलाकार को भी सामंजस्य बैठाना होता है अपने कार्य में। तो ये कलाकार अपने कार्य में सामंजस्य कैसे बैठाएगा? तो उसको चित्रकला के तत्वों का सहारा लेना पड़ेगा। और चित्रकला के जो तत्व हैं वो हैं रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। इसी का प्रयोग करके कलाकार अपनी कलाकृतियों में सामंजस्य स्थापित करता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है तो वो रेखाओं द्वारा, रूप द्वारा, रंगों द्वारा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला की विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय चित्रकला की जो भी विशेषता है, आप जानते हैं कि हमारे जितने भी भारतीय दार्शनिक हुए, उन्होंने जो भी भारतीय चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय परिभाषाएं दी वो अपने अंतःकरण की भावनाओं से दी। इसलिए उन्होंने जो अपने मन में सोचा वही उन्होंने उन्होंने प्रदर्शित किया। तो इसीलिए जो हमारी भारतीय चित्रकला है वो सत्यम शिवम सुंदरम पर निर्भर करती है, न कि अंतःकरण की प्रेरणा। अंतःकरण की प्रेरणा नहीं, यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम दिया है तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लावण योजना किसे कहते हैं? दोस्तों ये सबसे पहले लावण समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चित्रकला के जो 6 अंग बताएंगे, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्य वणिकाभंग इति चित्रखडंकम, उसी का एक पार्ट है लावण। और लावण जो होता है ये वाह सौंदर्य व्यंजन को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधुवासी जो भी थे वो पीपल के वृक्ष, मात देवी आदि देवताओं की भी पूजा करते थे। तो उनके जो सबसे पवित्र जो वृक्ष था वो पीपल का वृक्ष था। तो इस प्रकार राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो में प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु से बनी है? सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों को मालूम है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो धातु की प्रतिमा है वो ब्रॉन्ज, कांसे में निर्मित है, इसलिए राइट आंसर इज सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरे बने हैं। दोस्तों ये जो मोहरे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं मोहरों से ही हमारे सिंधुवासी व्यापार करते थे, इन्हीं से ही हम इनकी कलाकृतियों का भी अंकन देखते हैं। तो सिंधुवासी जो मोहरे प्राप्त होते हैं वो सेलखड़ी, मिट्टी आदि से हमें प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सीमेंट, चमड़े, लकड़ी या मिट्टी, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा मिट्टी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है भारतीय चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। और इस नाम से तमाम लोगों ने अपनी बुकों को प्रदर्शित किया है। उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन आप लोग के पास है वो है जगदीश गुप्त। तो जगदीश गुप्त जी के द्वारा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला फेमस बुक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है। भीमबेटका गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? सब लोग जानते हैं कि जैसे ही नवपाषाण काल आता है वहाँ पर मानवों ने मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। और इसके साक्ष्य भी हमें जो प्राप्त होते हैं वो नवपाषाण काल में ही प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था?
अच्छा क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय पूछा कर रहा है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की विषय के बारे में पुटअप किया जा रहा है और ऑप्शन में आप लोगों को क्या दे रहा है, आखेट दे रहा है, पशु पक्षी दे रहा है, युद्ध दे रहा है, उपर्युक्त सभी दे रहा है। ऑप्शन को बड़ा जरा गौर करिएगा, यहाँ पर उपर्युक्त सभी दे रहा है और क्या पूछ रहा है, विषय पूछ रहा है। तो जब भी आप शिलाओं पर विशेष ध्यान देंगे, चाहे मिर्जापुर का क्षेत्र हो, होशंगाबाद का क्षेत्र हो, भीमबेटका का क्षेत्र हो, चाहे हरनी हरण की गुफा हो, लिखनिया हो, जब आप अंकन करेंगे बहुत गहराई से तो इन सारे तत्वों को आप लोग देखेंगे। युद्ध का भी अंकन देखेंगे, चाहे आप भीमबेटका में चले जाइए, वहां पर आप लोग युद्ध जुलूस भी देख सकते हैं। लिखुनिया में चले जाइए, वहां पे भी देख सकते हैं। पशु पक्षियों का अंकन कर भी देख सकते हैं। मिर्जापुर में चले जाइए, देखिए तमाम ऐसे आखेट के दृश्य हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर विषय की बात पुटअप किया जाएगा तो उपर्युक्त सभी होगा, परंतु यहाँ पर समझाने की बात करेंगे, आप लोगों में से तमाम ऐसे ज्ञाता हैं वो बात करेंगे कि सिर्फ आखेट होगा। दोस्तों बिल्कुल होगा। बताना चाहते हैं कि आखेट तब इम्पॉर्टेंट होगा अगर हमारे तरफ से मुख्यतः की बात किया जाए तो यहाँ पर आखेट होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा मुख्यतः की बात किया जाए। लेकिन अगर यहाँ पे विषय की बात हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आखेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन साक्ष्य मिले हैं, युद्ध से भी रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और पशु पक्षियों के भी साक्ष्य मिले हैं, तो क्यों नहीं उपर्युक्त सही होगा? राइट आंसर क्यों नहीं डी सही होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगर मुख्य की बात आएगी, मुख्यतः की, तभी आप लोग आखेट लगाइएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या थी। सिंपल क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो आदिमानव थे उनका धरातल जो था वो गुफाओं की भित्तियां थी, धरातल थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा लास्ट सी, शिला हो जाएगा। उनको कपड़े का, खुदे नंगे थे, कागज का आविष्कार ही नहीं था, कैनवास का पता नहीं था, उनका जो भी था धरातल वो शिला था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों और अगर आंसर से अगर सहमत नहीं हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के समझ 25 क्वेश्चन ही रखा। क्यों रखा आप सब लोग जानते हैं, वीडियो लंबी होती है, आप लोग नीरस महसूस करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू चाहिए 2011 के क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक शेयर करें, और नहीं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे 2013 और 2016 के क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड दिखाऊंगा। हमारा ये क्वेश्चन लाने का तात्पर्य यही था कि 2011 में जिस अकॉर्डिंग से ये स्टैंडर्ड पूछअप किया गया ये बहुत लो है, और इस अनुसार पेपर आप लोगों का 2021 में बनने वाला नहीं है। इसलिए जो भी आप लोग अपनी तैयारी रखिए, बहुत ही स्टैंडर्ड करके रखिए, जो कि 2016 के अकॉर्डिंग और 2013 के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और ये करवाने का एक ही तात्पर्य था जो कि मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर दिए, और ये भी बताए हैं कि अगर इसका कंटिन्यू और भी क्वेश्चन चाहिए 2000 तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के टॉपिक में बस इतना ही रखते हैं।